माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इशू आ गया था। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, हम कहाँ पे थे? हाँ, तो हम लोगों ने कवर किया था कि सांख्यिकी की परिभाषा क्या है और सांख्यिकी विधियां क्या होती हैं। ठीक है, ये चीज हम समझ चुके हैं अच्छे से। 5 ही चीजें आपको याद रखनी है, बार बार बता चुका हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। पहला और प्रमुख काम क्या है कि आंकड़ों का एकत्रित करना, ठीक, कलेक्शन ऑफ डाटा। हमारा दूसरा काम होता है वर्गीकरण करना, मतलब चीजों को अधिक सरल बनाने के लिए और समझने योग्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। उसके बाद सारणीयन करना। सारणीयन करने का मतलब क्या होता है, चीजों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आ जाता है तुलना करने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन आ जाता है। प्रेजेंटेशन जैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैंने बताया। अब जैसे यहाँ पे मैं चित्रों के माध्यम से प्रेजेंट करें, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए, उसे प्रेजेंटेशन हो गया। लास्ट में जो हमें फल प्राप्त होता है वो निर्वचन हो गया। ये चीजें बता चुके हैं। अब हमें चलना है कहाँ पे, सारणी पे। हमें चलना है अपना कहाँ पे चलना, आंकड़ों पे। ठीक है, कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़ों पे चलना है। ठीक, जैसे हमने बताया ना, आंकड़ों का संग्रहण। क्या बताया मैंने, पहला टॉपिक आंकड़ों का संग्रहण। तो सबसे पहली चीज चलेंगे आंकड़ों पे। कहाँ पे चलेंगे, आंकड़ों। ठीक है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहली बात तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समझ में तो आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? ठीक है, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। पहला क्या होता है? प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, पहले आंकड़े कौन से होते हैं? प्राथमिक और दूसरे द्वितीयक। लिख लेते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। और क्या होता है बेटा? द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, इन्हें कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी। ठीक है, और इनको कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। ठीक, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, अब समझते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो अन्वेषक स्वयं जाकर एकत्रित करता है। अन्वेषक मतलब कौन? जो जा रहा है, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो मनुष्य जो जा रहा है और उस डाटा को एकत्र कर रहा है। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि हम लोग जैसे अपने गांव में, ठीक है, अपने जैसे आप जब बीएससी एजी पढ़ेंगे, 4th ईयर में आएंगे, तो आपको रावे का प्रोग्राम मिलेगा। उसमें आपको विलेज अटैचमेंट मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, एक गांव मिलता है, ठीक है, जिसमें हमें जाना होता है, विजिट करना होता है, उसके बारे में सब कुछ जानना होता है। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं घर घर जाके पता करते हैं सारी चीजें कि आप मतलब किसान कितना है, कितनी हेक्टेयर जमीन है, उसके पास क्या कैसा है। तो जब हम खुद जाते हैं और चीजों का एनालिसिस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। मतलब जब अन्वेषक खुद जाकर, स्वयं जाकर आंकड़े एकत्रित करता है, उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? जब अन्वेषक किसी और के द्वारा, जैसे मैंने वो आंकड़े एकत्रित कर लिए, ठीक है, अब जैसे मैं क्या करा, मैं गया, मैंने सभी किसानों का लिया, सारे गांव का विवरण लिया, तो वो मेरे प्राथमिक आंकड़े हो गए, क्योंकि मैंने स्वयं जाके किया। मैं क्या हो गया? अन्वेषक हो गया। और उसमें मैंने क्या किया? प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए। अब मैं यहीं पे क्या करता, गांव जाता, जाके सीधे प्रधान से मिल लेता गांव के। ठीक है, तो प्रधान के पास तो सारा डाटा होता है ना कि कितनी जनसंख्या है, कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं जो इतने क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मिलता, ले लेता। तो क्या ये प्राथमिक आंकड़े होते? तब ये प्राथमिक आंकड़े नहीं होते, तब ये क्या होते? द्वितीयक आंकड़े। क्योंकि वो आंकड़े किसने लिए? किसी और के उठा लिए आंकड़े मैं फॉलो कर लेता, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। बात समझ में आई? प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जब अन्वेषक स्वयं जाके, आप स्वयं जाके, मैं स्वयं जाके, वो इंसान, वो मनुष्य स्वयं जाके वो आंकड़े एकत्रित करता है, उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और जब किसी और के एकत्रित किए हुए आंकड़े हम अपने काम में, अपने सुविधा के अनुसार ले आते हैं, उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े वही हो गए, सिंपल सी परिभाषा। प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो अन्वेषक स्वयं जाकर एकत्रित करता है, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जिन्हें अन्वेषक किसी और के द्वारा एकत्रित डाटा को, एकत्रित आंकड़ों को यूज करता है या प्रयोग में लाता है, उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, दो सिंपल सी बात कि आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपना वर्गीकरण का। ठीक है, वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? दूसरे नंबर पे आ जाओ, वर्गीकरण पे। ठीक है, तो वर्गीकरण भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है तुम्हारा वर्णात्मक और एक होता है संख्यात्मक। क्या होता है? एक होता है वर्णात्मक। कैसा होता है? वर्णात्मक। ठीक है, और एक होता है संख्यात्मक।
संख्यात्मक, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल। ठीक है, वर्णात्मक और संख्यात्मक। ठीक है, तो समझना बातों को। मैंने बताया, सबसे पहले बताया आंकड़े। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है, वर्णात्मक और संख्यात्मक। क्या होता है? वर्णात्मक और संख्यात्मक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं वर्णात्मक क्या होते हैं, ये मात्रक रूप से, यानी कि मात्रक रूप से ये नापे नहीं जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? नापे नहीं जा सकते। और संख्यात्मक वाले न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? मात्रक रूप से नापे जा सकते हैं। इनकी डिफिनीशन जैसे बोलना चाहे तो लिख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, इनके इनके अंतर्गत वे लक्षण आते हैं, इनके अंतर्गत वे लक्षण आते हैं जिन्हें मात्रात्मक रूप से नापा ना जा सके। ठीक है, क्या ना किया जा सके? नापा ना जा सके। इनको क्या ना किया जा सके? नापा ना जा सके, नापा ना जा सके। ठीक है, ऐसे लक्षण जिनको नापा ना जा सके क्या कहलाते हैं? वर्णात्मक, वर्णात्मक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, और संख्यात्मक क्या होता है? जिनको नापा जा सकता है, जिनको क्या किया जा सकता है? नापा जा सकता है। ठीक है, क्या किया जाए? नापा जा सकता है। अच्छा, आप ही बताओ ऐसा क्या होगा जिसको नहीं नापा जा सकता? जिसको नापा नहीं जा सकता, और ऐसा क्या है जिसको नापा जा सकता है? देखो बेटा, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी सच्चाई, क्या आपकी मैं सच्चाई को नाप सकता हूं? सच्चाई को नाप सकता हूं क्या? नहीं नाप सकते। शिक्षा, क्या शिक्षा को, एजुकेशन को आप तौल सकते हैं, नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं? नहीं नाप सकते। या कैसा क्लासिफिकेशन कहलाता है? वर्णात्मक क्लासिफिकेशन कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, वर्गीकरण दो प्रकार का, वर्णात्मक, संख्यात्मक। वर्णात्मक मतलब ऐसा, ऐसे आंकड़े, वे लक्षण जिनको नापा ना जा सके, जिनको कंज्यूम मतलब जिनको मेजरमेंट ना किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं? वर्णात्मक लक्षण कहलाते हैं, वर्णात्मक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे कि सच्चाई, शिक्षा और इत्यादि। ठीक है, अब संख्यात्मक में आ जाओ। संख्यात्मक में क्या है? जैसे आपका वजन, वजन नापा जा सकता है ना? नापा जा सकता है, नहीं नापा? आपकी हाइट, ऊंचाई कितनी है, नापा जा सकता है, नापा जा सकता है ना? ठीक है, और क्या, ऐसी हर वो चीज जो आप माप सकते हैं, नाप सकते हैं, वजन हो गया, ऊंचाई हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद लंबाई, आप मतलब कितने लंबे हैं, कितना आपका वजन है, कितने मोटे हैं, ये सब नापा जा सकता है कि नहीं नापा जा सकता है? ये सब क्या कहलाता है? इस सेक्टर लगा दो इसी में, इत्यादि। ये क्या कहलाता है? संख्यात्मक। क्या कहलाता है? संख्यात्मक कहलाता है। देखते जाइए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लक्षण जिनको नापा ना जा सके क्या कहलाते हैं? वर्णात्मक कहलाते हैं, और जिनको नापा जाए वो क्या कहलाते हैं? नापा जा सके, संख्यात्मक कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े जो अन्वेषक स्वयं जाके लेता है। क्या करता है? जो अन्वेषक है वह स्वयं एकत्रित करता है। क्या करता है? स्वयं। अन्वेषक कौन? मैंने बताया, हम, आप, मनुष्य। वो व्यक्ति जो आंकड़े लेने जाता है वो क्या कहलाता है? अन्वेषक कहलाता है। ठीक है, तो जब आप स्वयं जाके आंकड़े एकत्रित करते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जब आप किसी और के एकत्रित किए हुए आंकड़े ले लेते हैं, ठीक है, उससे ले लेते हैं, अपने यूज में ले आते हैं, उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। वर्गीकरण में वर्णात्मक, वर्णात्मक क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऐसे लक्षण जिनको नापा ना जा सके, हम अपनी सच्चाई को नहीं नाप सकते, शिक्षा को नहीं नाप सकते, ये क्या कहलाते हैं? वर्णात्मक कहलाते हैं। संख्यात्मक में क्या आता है? जिनको नापा जा सकता है वो संख्यात्मक आते हैं। जैसे वजन हो गया, ऊंचाई हो गई, आपकी आयु हो गई, आयु नाप, जैसा ना कि आप इतने साल के हैं, उम्र भी। ठीक है, या मैं 22 साल का हूं, आप कितने साल के? 18 साल के हैं, 17 साल के हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये क्लियर हुई आपकी। ठीक है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और वर्गीकरण कितने प्रकार का। अब हम बात करेंगे सारणी की। किसकी बात करेंगे? सारणी। सबसे पहले क्या था? आंकड़े ही था ना, सबसे पहले हो गया आंकड़े। अब वर्गीकरण, अब क्या आएगा? टेबल, सारणी। तो सारणी की बात करते हैं। ठीक है, सारणी तीन प्रकार की होती है। सारणी कितनी प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। सबसे पहले आप ये चीज देख लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा विद्वत से, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़े जो अन्वेषक स्वयं जाकर एकत्रित करता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो अन्वेषक स्वयं किसी और के एकत्रित किए हुए डाटा ले लेता है, उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। वर्णात्मक वो ऐसे लक्षण जिन्हें नापा ना जा सके, वर्णात्मक कहलाता है। और ऐसे लक्षण जिनको मापा जा सके या नापा जा सके उन्हें संख्यात्मक कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे किस पे? सारणी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? सारणी पे। आंकड़े हो गए, ठीक है, सबसे पहला क्या था? आंकड़ों का संग्रहण ही था ना, तो आंकड़ा हो गया। फिर दूसरा क्या था? वर्गीकरण, वर्गीकरण भी हो गया। तीसरा क्या था? सारणीयन। क्या था? सारणीयन। अब सारणी पे चलते हैं। सारणी, ये देखो, आंकड़े कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वर्गीकरण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अब सारणी कितने प्रकार की? सारणी बेटा होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। देख लेते हैं सारणी। ठीक है, सारणी समझ में आ जाता है ना लिखा हुआ? ठीक है,
सारणी देख लेते हैं। सारणी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखो मैं अपना पहले बता, जैसे एक होता है, अभी किताब की वाला भी बता देंगे, लघु सारणी, ठीक है, मध्यम सारणी और दीर्घ सारणी। ठीक है, जबकि बुक में आपको कुछ और नाम दिए, जैसे बुक वाले नाम भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे सरल सारणी, क्या बोल रहा था, इसको बोल सकते हैं सरल सारणी। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विगुणी सारणी, द्विगुणी सारणी। ठीक है, और इसको बोलते हैं बहुगुणी। क्या बोलते हैं? बहुगुणी सारणी। क्या बोलते हैं? बहुगुणी सारणी। ठीक है, ठीक है, सिंपल 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 वाला आ गया टेबल, और ये द्विगुणी होता है। मतलब देखो क्या है, लघु, मध्यम और दीर्घ, 3 चीज समझ में आ गया। आसान सी भाषा है, लघु, मध्यम और दीर्घ। इसी को आप कह सकते हैं सरल, द्विगुणी और बहुगुणी। जैसे भी आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, किताब की भाषा आप ये रही, सरल, द्विगुणी और बहुगुणी। या आप रखें लघु, मध्यम और दीर्घ। ये क्या है? सारणियां हैं। अच्छा, सारणियों को 2 तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, दो तरीके से। अब एक अपने तरीके से समझाऊंगा, एक किताब के तरीके से, जो आपको अच्छा लगे समझ लेना। ठीक है, देखो मैंने बताया सारणी 3 प्रकार की, लघु, मध्यम, दीर्घ। किताब में दिया है सरल, द्विगुणी, बहुगुणी। बात एक ही है, तीनों को, दोनों को समझाते हैं। देखो समझना, एक एक करके समझना। पहली सारणी समझते हैं, जैसे मैं लघु या सरल सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु या सरल। देखो जैसे आपको नंबर दिया जाएगा, समांतर माध्य, माध्य का बहुलक, इनमें जैसे आपको दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, समांतर माध्य का फॉर्मूला सबको पता है, पदों का योग बड़े पदों की संख्या। तो ये कैसी सारणी है? ये जो दे दी इन्होंने, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 1, 3, 5, 12, 18, 56, ये कौन सी सारणी है जो ऐसे नंबर पे दी जाती है? ठीक है, इसे ही कहते हैं लघु सारणी। इसे ही क्या कहते हैं बेटा? लघु सारणी। क्या कहते हैं? लघु सारणी। अब बात करते हैं किताब में क्या दिया गया। किताब में दिया गया है, जैसे अब सरल सारणी की बात, वही बात एक ही है, लघु सरल एक ही बात है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लघु भी लिख सकते हैं, सरल भी लिख सकते हैं। किताब में सरल दिया गया है, मैं आपको लघु बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सरल ही लिख लीजिएगा। ओके, तो जब आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो, अच्छा कैटेट, जब यूपी कैटेट के लिए तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, सरल जहां एक्स रख देगा, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन, लघु सारणी से ही क्वेश्चन बनते हैं यूपी कैटेट में। ठीक है, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में किससे बनते हैं बेटा? दीर्घ वाले से। किससे बनते हैं? दीर्घ वाले से। क्यों? यहां से बनता है। अब देखो, जो लघु सारणी है, सरल सारणी है, इसको अब देखे किताब में ऐसे डिफाइन करते हैं, तो वर्ष। ठीक है, वर्ष, और यहाँ आ गया जनसंख्या। क्या आ गई भैया? जनसंख्या। ठीक है, दिखाया जाएगा कि 1900, जैसे 1990 में जनसंख्या कितनी थी, 2000 में कितनी हो गई, 2010 में कितनी हो गई, और 2022 में कितनी हो गई। ठीक है, तो जनसंख्या से हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही है, जान रहे हो। अब तो और भी बढ़ गई, लॉकडाउन में लोगों के पास काम ही नहीं था, जनसंख्या जान ही रहे हो। ठीक है, तो आगे देखो, 1990 में मान लो ये जनसंख्या दे दी कि इतने इतने बिलियन थी, अब 1 लाख इतना, 1.30 हो गया, 1.38 हो गया, अभी प्रेजेंट में तो 1.38 समथिंग चल रहा है। ठीक है, 1.38 बिलियन। तो ये जो चीजें हैं, आप अच्छा दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, 1919 में मान लो 120 बिलियन था। ठीक है, फिर 125 हो गया, फिर 130 हो गया। ठीक है, और फिर 100, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको फॉलो मत, ऐसे समझ मत लेना, बिलियन। ठीक है, बिलियन लिखा है। 1900 वर्ष में 1990 में जनसंख्या इतनी थी, 2000 में इतनी हो गई, 2010 में इतनी हो गई, 2022 में इतनी हो गई। ठीक है, इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई भैया? लॉकडाउन लगा था इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो लघु सारणी क्या होते हैं? ऐसे ये तो नंबर, जो आपको नंबर में दिया है 2, 4, 6, 8, 10, इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, इसका माध्यिका ज्ञात करो, इसकी बहुलक ज्ञात करो, तो तुरंत समझ जाना है कौन सी सारणी है? लघु सारणी है। कौन सी सारणी है? सरल सारणी है। ये इसको जब आपको किताब में डिफाइन करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो नंबर में दिया रहता है उसे सरल सारणी कहते हैं, या ऐसे दिखा सकते हैं सरल सारणी, एग्जाम्पल वर्ष और जनसंख्या। ठीक है, वर्ष और जनसंख्या, इस वर्ष में इतनी जनसंख्या थी, इसे क्या कहते हैं? सरल सारणी कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरी सारणी पे। दूसरी सारणी है मध्यम सारणी, और मध्यम इसी को द्विगुणी सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणी। नाम से समझ में आ जाए, द्विगुणी मतलब कितने? 2 गुण। कितने गुण है? 2 गुण है। ठीक है, तो 2 कौन से गुण है देख लेते हैं भैया। देखो इसमें क्या होता है, आपको एग्जाम के जो आपकी किताब में क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, जैसे आपको दे दिया जाता है कक्षा। क्या दे देगा? कक्षा। ठीक है, मान लो कक्षा क्लास है आपकी 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं, और आप 12 के स्टूडेंट है। ठीक है, इस कक्षा में, कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या क्या दे देगा बेटा? दे देगा विद्यार्थियों की संख्या। क्या दे देगा? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इसमें विद्यार्थी संख्या दे दी कि इसमें 10 बच्चे हैं, इसमें 15 बच्चे हैं, इसमें 20 बच्चे हैं, इसमें 25 बच्चे हैं, और आप लोग कितने हैं? 100 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की सारणी है? ये किस प्रकार की सारणी है? ये मध्यम सारणी है बेटा, द्विगुणी सारणी है। कैसी है? द्विगुणी। उसमें क्या था? सिर्फ एक चीज दी थी ना,
एक लाइन 2 4 6 8 10, इसमें दो चीजें दे दी नहीं, कक्षा बता दिया, कक्षा में उसकी संख्या बता दिया। आप लोग सब जानते हैं इसे एफ, इसे एक्स कहते हैं, इसे एफ कह देते हैं, ठीक है, बारंबारता ही कहते हैं ना इसको, आगे चल के अच्छे से बताएंगे जब आगे आएगा अपना टॉपिक, एफ सारणी आएगा, ठीक है। और हमको कौन सी सारणी पढ़नी है बोर्ड एग्जाम के लिए? दीर्घ सारणी। कौन सी पढ़नी है? दीर्घ। लेकिन हम पढ़ाएंगे इसको भी, ठीक है। आप अपने टाइम के अनुसार से देख लेना कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैं तो कहता हूँ सब अच्छे से पढ़ लेना, जो बच्चे कमजोर है, जो अच्छे बच्चे हैं तो आप डायरेक्ट दीर्घ भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा, ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे। तो कक्षा बता दिया, विद्यार्थियों की संख्या बता दी, ये कौन सी हो गई? मध्यम सारणी। कौन सी हो गई? मध्यम या द्विगुणी सारणी। अब इसी को और देखो कैसे बता सकते हैं, इसी को बता सकते हैं बेटा, कैसे बता सकते हैं, देख लो थोड़ा सा, इसको मिटा दे क्या, चलो यहीं पे देख लो, ठीक है। देख लो, जैसे वर्ष आपको दे दिया जाएगा, वर्ष 1990 था बेटा, फिर आ गया 2000 तुम्हारा, 2005 आ गया, ठीक है, 2010 आ गया, उसके बाद 2000 तुम्हारा 22 आ गया, ठीक है। इसमें बता देगा कि जनसंख्या, ठीक है, जो जनसंख्या बता देगा। अब इसमें एक चीज और बता देगा, महिला कितनी थी, यही बता देगा पुरुष कितने थे, ठीक है। क्या बता देगा? महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, ये और उसमें क्लासिफाई कर देगा उसको, ठीक। पहले वाले में क्या था, सिर्फ जनसंख्या बताया था, ये उसमें मान लो कि उसमें जनसंख्या के साथ महिला पुरुष भी बता दिया, तो इसमें ये बता देगा कितने शिक्षित है कितने अशिक्षित है। नहीं, सिंपल से इतना जानो कि वर्ष जो 1920 में कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कितने मेल है, मेल ही होते हैं ना पुरुष, कितने मेल है और कितनी फीमेल है, और क्या है, कितनी फीमेल है, ये बता दिया। तो ये हो गई ना द्विगुणी सारणी, हो गई बेटा कि नहीं हो गई, ठीक है। उसमें क्या था, वर्ष और जनसंख्या बताया था, इसमें एक चीज और बता दिया कि कितने महिलाएं हैं कितने पुरुष है, बता दिया ना, ठीक है। अब देखो ये बात समझ में आ गई। प्रथम लघु सारणी, जिसमें 1 2 3 4 5 6 8 10 ऐसे दिया रहता है, या दिया रहता है वर्ष और वर्ष में उसकी जनसंख्या, उसे क्या कहते हैं? लघु सारणी या सरल सारणी कहते हैं, ठीक है। दूसरे में आते हैं मध्यम में द्विगुणी। मध्यम में जैसे होता है कक्षा दे दिया, विद्यार्थियों की संख्या दे दिया, दो चीजें दिया है ना, कक्षा दे दिया, विद्यार्थियों की संख्या दे दिया, तो ये क्या द्विगुणी सारणी कहलाती है। तो वर्ष दे दिया, जनसंख्या दे दिया, बता दिया उसमें कितने पुरुष है कितनी महिलाएं हैं, तो ये कौन सी कहलाती है? द्विगुणी या मध्यम सारणी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? द्विगुणी या मध्यम सारणी कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं हम दीर्घ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन इन्हीं से आने वाले हैं तो डायरेक्ट पढ़ा दो ना, ऐसा नहीं है, समझ तो लो चीजें है क्या, वहां पे समझ में तो आना चाहिए, पता तो चलना चाहिए यही दीर्घ सारणी है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो, जैसे इसमें आपको लिया रहेगा यहाँ पे ऐसे वर्ग अंतराल, मेन चीज आ गई ना, वर्ग अंतराल, जिसका सबसे बड़ा रोल है, ये ऐसे रखा रहता है। इसमें दिया गया 0 से 10, 10 से 20, तो ज्यादा यही दिया रहता है ना, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ऐसे। और यहाँ दिया रहेगा आपकी बारंबारता, बस दो ही चीजें देता है, तीसरी चीज देता है क्या? नहीं देता, सिर्फ दो चीजें देता है, वर्ग अंतराल देता है और क्या देता है? बारंबारता। बारंबारता मान लो दे दी 2 5 6 7 3 1, ओके। ये वर्ग अंतराल और बारंबारता, जब ऐसी सारणी दियो इसे कहते हैं दीर्घ सारणी। क्या कहते हैं बेटा? दीर्घ सारणी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी से आएगा इसका, ऐसा ये मान लो क्वेश्चन है, इसमें दे दिया मानक विचलन ज्ञात करो, मानक विचलन गुणांक ज्ञात करो, ठीक है, समांतर माध्य भी ज्ञात करो, ठीक है। इसी क्वेश्चन में तो सब ज्ञात हो जाएगा, सब बताएंगे आराम से। इसी में दे देगा समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करो, 6 नंबर फट से लगा लोगे, अभी बताएंगे आगे अगले वाले टॉपिक्स में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये समझ में आया कि ये क्या है? दीर्घ सारणी। क्या है? दीर्घ सारणी, ठीक है। या इसी को बहुगुणी कहते हैं, अभी इसको मिटा लेते हैं। क्या कहते हैं? बहुगुणी। बहुगुणी का मतलब जिसके बहुत सारे गुण हो, क्या हो? गुणी गुण हो, गुणी गुण से भरा हो, संपन्न हो, भाई गुणी आदमी, ठीक, सज्जन आदमी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जैसे आपको वर्ष तो बताएगा ही बताएगा, ठीक है, वर्ष में आपको जनसंख्या भी बताएगा, ठीक, जैसे सब बताते हैं, ये हो गया सरल। अब द्विगुणी में क्या आता है? ये बताएगा भैया कितने पुरुष हैं, क्या है? कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, क्या है? कितनी महिलाएं हैं। अब ये और क्या करेगा, इसके अंदर क्या गुण है? ये तो हो गया देखो सरल, ये हो गई द्विगुणी, इतना मिला के। अब ये और बता देगा भैया इसमें कितने शिक्षित हैं, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं भैया, और कितने अशिक्षित हैं, ठीक है, ये भी बता देगा। कितने बच्चे हैं, ये भी बता देगा। और इसमें कितने लफंगे हैं, कितने नालायक हैं, ये भी बता देगा, ठीक है। मजाक करो, ऐसा कुछ नहीं है, तो सीरियस मत लेना, ठीक है। तो क्या है? वर्ष ये हो गया, जनसंख्या हो गया, पुरुष महिलाएं शिक्षित अशिक्षित, और ये सब और बता देगा, ठीक है। ना पढ़ने वाले लोफर लड़के कितने हैं, ये सब बता देता है, और भी जितना तुम चाहो जो भी सोच रहे हो, ठीक। तो वर्ष, जनसंख्या, पुरुष, महिलाएं, शिक्षित अशिक्षित, इतना सारा कुछ बता देता है, ठीक है। कबाड़ी लड़के और
और भी जो भी है, इतना सारा चीजें बता दिया। तो ये क्या होता है, बहुगुणी सारणी होती है, दीर्घ सारणी होती है। आपको आता है, आप ऐसे उस पर टेबल बना सकते हैं, बड़े से दिखा सकते हैं कि 2000 जैसे मतलब 1980 दिखा देना, 2000 कुछ भी। आप इसमें एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं कि पुरुष जैसे उसमें 10,000 मान लो, महिलाएं 8,000 हो गई, टोटल 18,000 हो गए, ठीक है। इसमें 5,000 शिक्षित थे, 8,000 अशिक्षित थे, इतने बच्चे थे, इतने आवारा थे, इतने लफंगे थे, ठीक है, सब कुछ दर्शा सकते हैं। तो ये हो गई बहुगुणी सारणी या दीर्घ सारणी, ठीक है। और वैसे में क्या होता है, इसमें एक और पहचान होती है, उसमें क्या दिया रहता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है, और क्या दिया रहता है, बारंबारता दी रहती है, ठीक। वर्ग अंतराल बारंबार, इसे कहते हैं दीर्घ सारणी। सारणी कितने प्रकार की बेटा, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, लघु सरल, मध्यम द्विगुणी या दीर्घ बहुगुणी, ठीक है। आप एक याद करना, दोनों याद करने की आवश्यकता नहीं, इनमें से कोई एक जो आपको अच्छा लगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप सरल, द्विगुणी, बहुगुणी भी याद कर सकते हैं, लघु, मध्यम और दीर्घ भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। इसके बाद आता है तुम्हारा, ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। सारणी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ सब लोग। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा कि सारणी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, आंकड़े कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, और वर्गीकरण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, ठीक है। 3 चीजें बता दी। अब प्रदर्शन, निदर्शन और इसमें तो कुछ है नहीं खास ऐसा, ठीक है। एक चीज इसमें आता है वर्ग विस्तार। क्या आता है, वर्ग विस्तार आता है। क्या आता है बेटा, वर्ग विस्तार। इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, छोटा सा टर्म है, वर्ग विस्तार। क्या है, वर्ग विस्तार। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वर्ग अंतराल, क्या बताया था, वर्ग अंतराल बताया था कि नहीं बताया था, याद है, अभी अभी बताया, वर्ग अंतराल बताया था ना। जैसे वर्ग अंतराल क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, ये वर्ग अंतराल है। ये क्या है, वर्ग अंतराल। अच्छा, इस ये वर्ग अंतराल में जो ये 0 है, जो ये 0 है और ये 10 है, ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये भी देखो। जो 0 है बेटा, ये इसे कहते हैं निम्न सीमा, इसे क्या कहते हैं, निम्न सीमा, ठीक। और ये 10 है, इसे कहते हैं उच्च सीमा, इसे क्या कहते हैं, उच्च सीमा, ठीक है। 0 जो ये 10 है, इसे क्या कहेंगे, निम्न सीमा, इसे क्या कहेंगे, निम्न सीमा। 20 को क्या कहेंगे, निम्न सीमा। यहाँ इसको क्या कहेंगे, उच्च सीमा। इसको 30 को क्या कहेंगे, उच्च सीमा। मतलब जो इस साइड वाला, जो अपने कौन सा लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, उसे कहते हैं निम्न सीमा। जो राइट हैंड साइड वाला होता है, उसे क्या कहते हैं, उच्च सीमा। बात समझ में आ गई। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये क्या है, वर्ग अंतराल है, ठीक है। ये क्या है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग विस्तार क्या होता है, वर्ग विस्तार होता है निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के अंतर को, ठीक है। उच्च सीमा, उच्च सीमा, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा, निम्न सीमा के अंतर को, के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं, वर्ग विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग विस्तार कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब मैं दे दूं आपको इनमें से, जैसे मैंने दे दिया 20 से 30 से 30 से 20, क्या दे दिया, 20 से 30, इसका वर्ग विस्तार बताओ क्या होगा। तो उच्च सीमा 30, निम्न सीमा 20, इनके अंतर करोगे, घटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसका भी निकालोगे 10 आएगा, इसका भी निकालोगे 10 आएगा, इसका भी निकालोगे 10 आएगा, आएगा ना, ठीक। तो यही होता है, वर्ग उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग विस्तार कहते हैं। उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, वर्ग विस्तार कहते हैं। ऐसी एक मध्यमान होता है बेटा, अभी देख लो फटाफट, देखते चलो, दिमाग में जो बातें आ रही, मध्यमान, हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। मध्यमान क्या होता है, जैसे अभी बताया मैंने, जो जैसे 0 से 10 था, 10 से 20 था और 20 से 30 था, ठीक है। तो ये होता है निम्न सीमा तथा उच्च सीमा। इसको देख लो फटाफट, इधर देखो, निम्न सीमा, निम्न सीमा तथा उच्च सीमा, उच्च सीमा के योग, के योग का आधा, के योग का आधा क्या, मध्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यमान कहलाता है। बात समझ में आई। वर्ग विस्तार क्या कहलाता है, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। और उच्च सीमा तथा, हाँ, निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के योग का आधा मध्यमान कहलाता है। योग का आधा मध्यमान कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे देखो, जैसे आपको ये सीमा दी गई है, इनमें से हम पहले वाले का मध्यमान बताते हैं। क्या है, 0 10, तो क्या करेंगे, निम्न सीमा क्या है 0, उच्च सीमा क्या है 10, दोनों को जोड़ दिया इनका आधा, दोनों को जोड़ के इनका आधा, तो दोनों को जोड़ क्या आ गया 10 बटे में क्या आ गया 2, तो कितना आ गई इसकी माध्यिका, ये मध्यमान 5, मध्यमान कितना आया 5। दूसरा वाला एग्जांपल लेके देखते हैं 10 से 20 वाला। देखो 10 है निम्न सीमा 10 तथा उच्च सीमा 20,
के योग का जोड़ दिए, आधा 2 से भाग कर दिए, मध्यमान कहलाता है। मध्यमान को किससे डिनोट करते हैं? x से करते हैं। तो क्या लिखेंगे? x बराबर क्या आएगा? 20 10 30, 30 बटा 2, 30 बटा 2, 30 बटा 2 कितना आएगा? 15। इसका मध्यमान कितना आ गया? 15। ऐसे इसका कर लेंगे 30 20 50, 50 बटा 2 कितना मध्यमान आ गया? 25। बात क्लियर? समझ में आ गया कि वर्ग विस्तार क्या होता है? अब वर्ग, इसी का वर्ग विस्तार इसका बताओ बेटा। वर्ग विस्तार क्या होगा? उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा दो 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसमें उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा दो तो भी 10 आएगा, इसमें भी उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा दो तो भी 10 आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। और मध्यमान निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के योग का आधा, निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के योग का आधा मध्यमान कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने रखे, इसको भी समझा दिया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए? सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है, सांख्यिकी की कितनी विधियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सारणी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और तुम्हारा वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? वो भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, और इसके बाद वर्ग विस्तार क्या होता है, मध्यमान क्या होता है। आज का इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? टेलीमार्क वगैरह पढ़ेंगे अभी अगले लेक्चर में। और उसके बाद अभी अगले लेक्चर में टेलीमार्क पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है बारहमाता बर्टन, जिसमें आयत चित्र वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।